बच्चे लास्ट टाइम हमने लेंस मेकर फॉर्मूला किया था और उस लेंस मेकर फॉर्मूला को करने से पहले ये रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम थ्रू कर्व सरफेसेस वाला पार्ट कवर किया था और जहां से हमने इन्हीं चीजों को यूज करके लेंस मेकर फॉर्मूला को डिराइव किया था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था तुम्हारे प्लस टू का। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है लेंस मेकर फॉर्मूला बाय एबी इनिशियो मेथड। ये एबी इनिशियो मेथड सिलेबस में नहीं है तुम्हारे और है भी कुछ अलग नहीं। अगर वैसे मैं समझाऊं तो जो हमने लेंस मेकर फॉर्मूला में दो केसेस लिए थे कि वो इस सरफेस से जब रिफ्रेक्ट होता है उसका केस और फिर इससे रिफ्रेक्ट होता है। तो पहला केस लिया था रेयर से डेंसर में एंटर करने के लिए, बाद वाला लिया था डेंसर से रेयर में एंटर करने के लिए और दोनों को प्लस कर दिया था और दोनों को प्लस करके फाइनल रिजल्ट हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला आ गया था। अब जो हमारे पास एबी इनिशियो है हम इसमें उन दोनों कंडीशंस को भी वापस से डिराइव करते हैं, इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ऑलरेडी जो फॉर्मूला पता होता है उसको डाल दिया। ये दिख रहा है ना, यहाँ पे हमने इस रिजल्ट को पूरा डिराइव किया है और इस रिजल्ट को डिराइव करने के बाद फिर सेकंड सरफेस के लिए डिराइव किया और दोनों को ऐड किया। तो ये अब सिलेबस में नहीं है, तो ये भी इनिशियो मेथड से लेंस मेकर फॉर्मूला नहीं डिराइव करना है, रिजल्ट सेम आएगा, वो आता होना चाहिए। आज का अपना टॉपिक है बच्चा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला याद है? लेंस फॉर्मूला क्या था हमारे पास? हमने छोटी क्लास में करा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, है ना। इस फॉर्मूला को हम डिराइव करेंगे। अगर तुम इस डायग्राम को देखो, ये डायग्राम बिल्कुल सिंपल सा है, तुम्हारा देखा हुआ है। क्या है? अगर हम किसी डिस्टेंस पे रख रहे हैं, रे डायग्राम्स याद है 10th क्लास में हमने जो किए थे? क्या था देखो जरा इसके अंदर। हमारे पास अगर एक कन्वेक्स लेंस है, बीच में से आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट से एक स्ट्रेट रे जाएगी, वो कहाँ से जाएगी बच्चा? फोकस से होके, ठीक है। मान लो यहाँ फोकस है, ठीक है। अगर यहाँ फोकस था इतने पे, यहाँ फोकस है, तो ये डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट है फोकस से थोड़ा पीछे रखा हुआ है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस रखा है। अब यहाँ से एक लाइन हम भेजते हैं बिल्कुल सेंटर से और ये जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर जाती है वहां पे हमारे पास क्या बनती है? फाइनल इमेज। अब ये जो फाइनल इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है? इन्वर्टेड, है ना। और ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी है तो एनलार्ज्ड आ गई है, मैग्नीफाइड कह सकते हैं इसे, है ना। ये वाली बात समझ में आ गई? रे डायग्राम तुमने 10th क्लास में अच्छे से समझ के किए। अब हमारे पास इसके अंदर एक काम करते हैं, नामकरण कर लो बच्चे, डायग्राम साथ के साथ बनाते चलो। ए भी ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास यू है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम ओ रख लेते हैं, ठीक है। इसमें मैंने सी रखा है तो सी रहने दो, नोट्स वाला ही रख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया एफ और हमारे पास जो इमेज है उसका नाम रखा हुआ है ए डैश बी डैश और ये हमारे पास आ गई है एफ फोकल लेंथ और ये हमारे पास आ गया वी। क्लियर है? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है बच्चा? अब देखो सी पॉइंट जहां मैंने ओ रखा था वहां पे तुम एक नया कुछ देखोगे जो पहले कभी रे डायग्राम में नहीं देखा था। हम यहाँ पर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ए बी जितना बड़ा है सेम लेंथ का हम ऑब्जेक्ट यहां अज्यूम कर लेते हैं जो सी डी है, और ये सी डी और ए बी इक्वल है। ये मैंने इमेजिन किया है, सच में ऑब्जेक्ट वहां नहीं है, ठीक है। इसको मैथमेटिकल कंडीशंस के अंदर हम यूज करने के लिए हम इस तरीके से डाल रहे हैं उसमें। अब देखो मेन होती क्या है, कहानी क्या है भाई? जैसा मैंने शुरू में ही कहा था इस चैप्टर के अंदर, रे ऑप्टिक्स के अंदर, ये चैप्टर ट्रायंगल चैप्टर है। हर बार क्या करना है, जहां हमें रिलेट करना है ट्रायंगल्स पकड़ो जिनके अंदर हम साइड्स को, जिसके अंदर हम बेसिस को यू वी एफ को रिलेट करा सकें या H2 H1 को रिलेट करा सकें। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक ट्रायंगल पकड़ो बच्चा, ए डैश बी डैश सी एंड ए बी सी। अब ए डैश बी डैश सी कौन सा? देखो ये वाला, यहां से शुरू होते हुए ये ए डैश बी डैश सी, ये दिख रहा है ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल बनेगा ये वाला ए बी सी। अब इन ट्रायंगल्स में ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या है? 90 डिग्री राइट एंगल। तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो हो गए अपने। अगर अपने पास ये ए बी सी और ए डैश बी डैश सी दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी याद है किसी को? क्या था? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। तो हमें पता है इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर इन सेम रेशियो। अगर साइड्स का रेशियो सेम है तो मतलब ए डैश बी डैश बाय ए बी मस्ट बी इक्वल्स टू बी डैश सी बाय बी सी। यही हुआ, हाइट बाय हाइट, बेस बाय बेस का रेशियो इक्वल रहेगा।
है ना। और यहाँ पे हमने इनको इक्वेशन 1 के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया। डन है बच्चा, किसी को परेशानी? अब एक काम करते हैं, देखो जिस टाइम पे हमारा टारगेट क्या है अल्टीमेटली, मुझे एफ यू और वी को रिलेट कराना है। अभी मेरे पास दोनों की हाइट्स का रेशियो यू और वी के रेशियो के इक्वल आ गया, एफ नहीं आया यहाँ। अगर मुझे एफ को इंट्रोड्यूस करना है तो एफ के लिए मुझे कोई ऐसा ट्रायंगल पकड़ना पड़ेगा जहां पे एफ हो। तो इस ट्रायंगल पे ध्यान दो, इस ट्रायंगल के अंदर फोकल लेंथ है और इस ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल्स को अब हम सिमिलर कर सकते हैं। क्या क्या है ट्रायंगल? इन ट्रायंगल डी सी एफ एंड ट्रायंगल बी डैश एफ ए डैश, ये बना कि नहीं? ठीक है ना, बात समझ में आ गया? इसका मैं नाम ढंग से लिख देता हूँ, लो ए डैश बी डैश एफ, ये रहा। अब ये दोनों ट्रायंगल्स भी बच्चे क्या है? सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? 90 और 90 और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बन गए कि नहीं? अगर ये ट्रायंगल्स भी सिमिलर है तो इनकी भी साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। क्या आना चाहिए इनके लिए भी? ए डैश बी डैश बाय ए बी। अब यहाँ ए डैश बी डैश बाय ए बी तो है ही नहीं, यहाँ क्या है? डी सी। अब एक बात बताओ जरा, ए डैश बी डैश बाय डी सी जो है, डी सी किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल है ना। तो मैं डी सी की जगह ए बी लिख सकता हूँ कि नहीं? इसलिए मैंने डायरेक्ट वो ए बी लिख दिया। तो और ये किसके इक्वल होना चाहिए? ए बी बाय सी एफ, या ऐसा लिख लो ए डैश बी डैश बाय ए बी, तो सॉरी ए बी बाय सी एफ नहीं, ये होना चाहिए हमारे पास बी डैश एफ बाय सी एफ, ये लिख लो बच्चा, इज इक्वल टू बी डैश एफ बाय सी एफ। ये जो है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। क्लियर, ये बात समझ में? अब एक बात देखो, फर्स्ट और सेकंड का एल एच एस इक्वल है, फर्स्ट और सेकंड का एल एच एस इक्वल है, तो आर एच एस भी इक्वल होंगे इनके, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अब जब मैंने इक्वेट किया बी डैश सी बाय बी सी इज इक्वल टू बी डैश एफ बाय सी एफ बाय सी एफ, हुआ कि नहीं? अब एक बात बताओ बच्चे, बी डैश सी किसके इक्वल है? यू। बी डैश सी किसके इक्वल है? यू। बी सी किसके इक्वल है? बी सी, सॉरी बी डैश सी इक्वल था वी के, वी के, और बी सी किसके इक्वल है? यू। अब बी डैश एफ किसके इक्वल है? ये डिस्टेंस तो कुछ है ही नहीं, है ना, इसको मैं v माइनस एफ लिख लेता हूँ, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है? f है। लिख लें वैल्यू बच्चे, तो b डैश f की वैल्यू क्या है? v माइनस एफ, और सी एफ की वैल्यू क्या है? f। बिल्कुल ठीक है। अब क्या करो, सेपरेटिंग द न्यूमरेटर्स कर लो, v बाई यू इज इक्वल टू v बाई एफ माइनस 1। हाँ जी, कर दूं ऐसे। अब एक काम करते हैं, हर टर्म को v से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा? 1 बाई यू प्लस 1, सॉरी, इज इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई, आया कि नहीं? अब v को इस साइड भेज दें, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। कुछ गड़बड़ है इसमें? है ना, ये तो मिरर वाला बन गया। कहाँ गड़बड़ आई है? साइन कन्वेंशन नहीं डाली हमने। जब मैंने यहाँ u की वैल्यू डाली थी वहां क्या डालना चाहिए था? नेगेटिव। पता चले? जब मैंने यहाँ पर bc की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी तो साइन कन्वेंशन वाइज माइनस नहीं डाला, इसलिए। पता चल गया? तो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जब तक मैं इनका नाम लिख रहा हूं तब तक साइन कन्वेंशन नहीं है। जैसे ही मैं बी डैश सी या बी सी ए बी, इनसे उनकी टर्म्स की को, मतलब इनके नाम को हटा के उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में बकायदा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली वैल्यूज डालते हैं। क्लियर है? ये हमारे पास क्या आ गया बच्चा? लेंस फॉर्मूला। किसी को दिक्कत बच्चे इसमें? ठीक है, देखो यहाँ मैंने स्क्रीन पे कुछ थोड़ा बहुत अलग किया होगा, यहाँ अलग किया, वो तुम्हारी रीअरेंजमेंट है सिर्फ, उसमें कोई फर्क नहीं है। कंफ्यूज मत होना कि कोई बुक अलग अगर थोड़ा बहुत अलग स्टेप्स फॉलो कर रही है, अल्टीमेटली हमारे को पहुंचना है यहाँ तक है। वही ट्रायंगल सिमिलर करो, रिलेट करो, सीधा आंसर। क्लियर बात है? चलो, इसके बाद आता है हमारे पास इस केस के लिए। ये केस कौन सा? वर्चुअल इमेज के लिए। हमारे पास जो हमने ये वाला केस किया था, ये किसके लिए था? रियल। अब हमारे पास क्या केस है बच्चे यहाँ पे? ये वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब फोकल लेंथ से आगे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, है ना। जब फोकल लेंथ से आगे रख देंगे ऑब्जेक्ट को, तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल इमेज बनती है ना। और कहाँ बनती है? जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज, और मैग्नीफाइड बनती थी, याद होगा ये सबको, है ना, पता है ना सबको ये वाला पार्ट। तो इसमें अब जब मैंने यहाँ रखा है तो इसका रे डायग्राम समझ में आ रहा है सबको?
रे डायग्राम में क्या हुआ है, यहाँ से एक लाइन गई, यहाँ से जो हमारे पास सीधी सीधी लाइन गई है वो कहाँ गई, फोकस पे से एक लाइन भेजते हैं हम यहाँ से, और ये डाइवर्जिंग लाइन से साफ दिख रहा है कभी मीट नहीं करेंगे, इसलिए हम डॉटेड करके पीछे एक्सटेंड कर देते हैं, जहाँ मीट करेंगे वहां पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो इमेज का साइज आ गया ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट का साइज आ गया ए बी, सी आ गया हमारा जो सेंट्रल पॉइंट था, और ये सी और डी एग्जैक्टली ए बी के इक्वल आ गया। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, सेम जो हमने पिछली बारी किया था, कोई ऐसे दो ट्रायंगल्स पकड़ो जिसके अंदर दोनों साइड्स रिलेट हो रही हो। पहला तो ये ट्रायंगल देखो ए बी सी, और एक बड़े वाला ए डैश बी डैश सी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, सी वाला एंगल कॉमन है, ये 90 और ये 90, ट्रायंगल सिमिलर है, तो ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी बाय बी सी, और ये क्या बी और यू आया कि नहीं रेशियो, ठीक है ना। यही यहाँ पे मैंने अभी जितना भी मतलब इसके अंदर है वही लिखा हुआ है सर। सिमिलर अब दूसरा ट्रायंगल अगर हम देखें, अब देखो दूसरे ट्रायंगल में हमें क्या करना है, हमें तो एफ को इंक्लूड करना है, तो एफ कहाँ है, यहाँ पे, तो ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, ये भी तो आपस में सिमिलर है, एक एंगल कॉमन, और ये 90 और ये 90, ट्रायंगल सिमिलर, तो इनके बेसिस का रेशियो छोटे और पूरे बड़े का है ना, और इनकी हाइट्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ सबको, है ना, पक्का समझ में आ रहा है बच्चे, लिख के कराऊं या ओरली समझ में आ रहा है, गोविंद आ रहा है, ठीक है। तो बस इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब यहाँ वाले केस में क्या है भाई, जब मैं ये वाले की बात कर रहा हूँ, ये तो एफ है, लेकिन बी डैश सी कुछ नहीं है, बी डैश सी किसके इक्वल होगा, वी प्लस एफ, है ना, वी लेकिन नेगेटिव है, एफ पॉजिटिव है, तो एफ माइनस वी लिखना पड़ेगा इसे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली। बाकी सिंपल अपने तरीके से रीअरेंज करोगे और फाइनल रिजल्ट पर पहुंच जाओगे। क्लियर है? लॉजिक समझ में आ रहा है, मतलब फंडा समझ में आ रहा है ना कि करना क्या है, को किस तरीके से ट्रायंगल सेलेक्ट करने हैं, वो वाले ट्रायंगल जिसमें यू वी और एफ तीनों हो, रिलेट करो, रेशियोस इक्वेट करो, डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक बात है बच्चे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मैग्निफिकेशन होती है बच्चा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पता ही है ना। कनकेव लेंस के लिए भी h2 by h1 v by u, और कन्वेक्स के लिए भी, लेकिन देखो कन्वेक्स के लिए माइनस यू, उसमें यहाँ पे साइन नेगेटिव आ जाता है, ये किसके लिए, कन्वेक्स के लिए। कनकेव के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्लियर है ये बात, क्यों, क्योंकि कन्वेक्स के केस में v पॉजिटिव हो सकता है, कनकेव के केस में v हमेशा नेगेटिव ही बन रहा होता है, हमारा वर्चुअल इमेज बनाता है। क्लियर है ये, ठीक है। पावर ऑफ लेंस, पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, एंड इट इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ इन मीटर्स। ये पता है ना, डायोप्टर अगर मुझे पावर निकालनी है लेंस की, तो हमारे पास फोकल लेंथ हमेशा किस में आनी चाहिए, मीटर्स में आनी चाहिए, ठीक है। तो 1 बाय एफ एंड 1 बाय एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, ये हमने लेंस मेकर फॉर्मूला में फोकल लेंथ निकाला था, है ना। तो पावर क्या आ गया उसका, रेसिप्रोकल, म्यू माइनस 1, है ना, 1 बाय एफ की जगह मैंने क्या लिख दिया, जो 1 बाय एफ था उसकी जगह डायरेक्टली पी पुट कर दिया। क्लियर है, पता चला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में हमने जो 1 बाय एफ की वैल्यू निकाली थी वो बेसिकली पावर की वैल्यू थी। सॉर्टेड है। अब आता है बच्चे अपना आज का टॉपिक, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट पता है सबको होता क्या, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या था, याद करो, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, स्कैटरिंग एक तरह से अलग, है ना, बट वो स्कैटरिंग एक अलग शब्द आ जाता है, क्योंकि स्कैटरिंग तो जब डस्ट पार्टिकल या बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉइस्चर है, उसके थ्रू स्कैटर हो रही है। यहाँ पर डिस्पर्जन है, डिस्पर्ज होने का मतलब है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाए, वो अलग एंगल पर डेविएट होगी। क्यों, क्योंकि उस लाइट के अंदर, एक वाइट लाइट के अंदर अलग अलग कलर्स, अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज का कॉम्बिनेशन है। पता है अपने को वाइट लाइट में क्या रहता है। अब उसके अंदर अगर विबग्योर के हिसाब से चले, सिंपल हम वही अपने 7 कलर्स की बात करें, तो हर कलर की अलग वेवलेंथ और अलग फ्रीक्वेंसी है। अलग वेवलेंथ और अलग फ्रीक्वेंसी होने की वजह से अलग स्पीड भी होगी अलग मीडियम में, और उस वेरिएशन इन स्पीड की वजह से उनका जो रिफ्रैक्शन होगा वो भी अलग एंगल पे आएगा, और उसकी वजह से वो जो वाइट लाइट जब बाहर निकलती है अपने प्रिज्म से, तो वो बिल्कुल सेपरेट हो जाती है, हर कलर उसमें डिस्टिंग्विश हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम बन गया। एंड दिस फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन। क्लियर है। अब एक बार इसके डायग्राम को समझते हैं, साथ साथ में बनाएंगे बच्चे। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट में बच्चे साथ ही साथ डायग्राम बनाएंगे, और समझ लोगे ना तो जनरली बताओ आईसीएसई में 10th क्लास का टॉपिक है, टफ नहीं है, बहुत बेसिक सही है, इजी रहेगा। डायग्राम में ही सारा गेम है, पहले डायग्राम समझो। प्रिज्म पता है क्या होता है,
चलो ये हमारे पास एक प्रिज्म बना लिया मैंने। अब इसमें क्या हो रहा है, लाइट एंटर कर रही है, ये हमारे पास किसी एंगल पे आके लाइट आ गई है, ठीक है। अब ये किसी एंगल का मतलब क्या हो, ये एंगल किसके साथ बनेगा, एक काम करते हैं पहले प्रिज्म का नाम रख लेते हैं, ए बी सी रख लो, ये एंगल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म है, जो ऊपर वाला एंगल होता है इसको क्या कहते हैं बच्चा, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ये वाला जो एंगल है इसके साथ हमें रिलेट कराना हो तो बाद में। अब यहाँ पे अगर ये लाइन आई है तो ये किसी एंगल पे आई होगी, किसके साथ, नॉर्मल के साथ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल आ गया, किसी को दिक्कत इसमें, बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या पता है, जब लाइट अगर डेविएट ना होती तो ये कहाँ जाती, अगर डेविएट ना होती तो ये सीधी बिल्कुल ऐसे चली जानी चाहिए थी, है ना। लेकिन ये रेयर से डेंसर में आ रही है तो कहाँ जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये लाइट इधर को बेंड होके कहीं यहाँ आ गई। ये बेस के पैरेलल लाइन नहीं है, वो बस बन गई है मेरे से, वरना थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मत सोचना कि हमेशा इसके पैरेलल ही आती है, इसका कोई लॉजिक नहीं है ऐसा, ठीक है। वो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, वो कितना डेविएट करेगी उसे, और हम कितने एंगल पे भेज रहे हैं उस पर, तो ये फिक्स नहीं है कि इसके पैरेलल आई या कुछ है, थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी इस ओरिजिनल पाथ से बस टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करनी। अब यहाँ पर फिर से एक नॉर्मल बन गया बच्चा, है ना, और ये दोनों नॉर्मल कहाँ है, टकरा रहे हैं जिस पॉइंट को, उसका नाम मैंने रख लिया वो। अब लाइट कहाँ जाएगी, रेयर टू डेंसर, तो रेयर टू डेंसर जाते हुए क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस तरीके से अगर ये मोनोक्रोमैटिक लाइट होती तो इस तरीके से यहां से वो बाहर निकल जाती। किसी बच्चे को इस डायग्राम में इश्यू, ठीक है, यह एक नाम रख लेते हैं ये I1 और इस एंगल का नाम रख लेते हैं I2। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। एक्चुअल में हमने अंदर वालों को ही रिफ्रैक्शन क्यों करा, ये एंगल ऑफ इमर्जेंट था एक्चुअल में, बट मैंने I2 रखा क्यों, अगर यहां से लाइट भेजेंगे तो सेम पाथ फॉलो करके इधर निकल जाएगा, तो हमने अंदर वाले एंगल्स का नाम रिफ्रैक्शन रख लिया है, R1 R2 से रिप्रेजेंट कर दिया, इधर से I1 और I2 से। I2 का मतलब यहाँ पे देखो एक बात समझो ना, इसको वाइस वर्सा केस ले लो, अगर मैं यहाँ से लाइट इधर भेजूंगा तो उधर निकल गई, अगर मैं उधर से भेजूंगा तो सेम पाथ फॉलो करेगी, तो उस केस में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ इमर्जेंट हो जाएगा। तो दोनों केसेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकते हैं कि नहीं, या ये लगा लो I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है, I2 क्या एंगल ऑफ इमर्जेंट, उसको इंसिडेंस की तरह क्यों सोच रहे हो, ये क्या एंगल ऑफ इमर्जेंट, और ये R1 क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम। तो अगर ऐसे ही लिखना वो लिख लो, लेकिन हम इनको रिफ्रैक्शन की तरह ही लेके चलते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। क्लियर बात है, ये समझ में आ रहा है ना क्या है। अब एक बात बताओ, जहां लाइट जानी चाहिए थी और जहां गई उनमें फर्क क्या है, फाइनल रिजल्ट कहां पहुंचा, यहां जानी चाहिए थी यहां, तो एक्चुअल में डाइवर्जन जो हुआ है ये डेल्टा का हुआ है कि नहीं, डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन है तो देखो क्या एक बारी में डेविएट हुई या नहीं ना, एक बारी में पहले कहां गई है बच्चा, पहले वो यहां डेविएट हुई Δ1 और फिर यहां पे डेविएशन आया Δ2, ठीक है। इन दोनों को मिला जुला के हमारे पास डेल्टा आया है कि नहीं, ये ठीक है। चलो अब अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो क्या है बच्चा, इन ट्रायंगल PLM, LM क्या है, इसका नाम हमने L रखा हुआ है, इस पॉइंट का नाम हमने M रखा हुआ, और ये क्या है पॉइंट P। तो PLM दिख रहा है, एक काम करो स्क्रीन पे देखो बच्चा, ये वो विजिबल थोड़ा सा इजीली हो जाएगा ना। यहाँ पर इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं PLM में, तो मैं एक चीज तो साफ दिख रही है, डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2। मैंने उस डायग्राम में Δ1 Δ2 नाम रखा है, क्यों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अपने को आती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, बिल्कुल ठीक है। अब Δ1 और Δ2 की मेरे पास वैल्यूज तो है ही नहीं, लेकिन पर एक बात बताओ जरा, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, एक मिनट, इस वाले एंगल के ऊपर ध्यान देना, जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बना रहा हूं, अभी हाईलाइट करूंगा, ये वाला एंगल जो है और ये पूरा एंगल जो है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है कि नहीं, ये दोनों है ना। तो ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये तो इक्वल होने चाहिए, तो हमारे पास I1 मस्ट बी इक्वल्स टू R1 प्लस Δ1 होना चाहिए, R1 प्लस Δ1 होना चाहिए कि नहीं, किसी को दिक्कत, हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो I1 है
वो R1 प्लस डेल्टा वन होना चाहिए, और यहाँ से डेल्टा वन की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ, I1 माइनस R1। सिमिलरली हमारे पास I2 इज इक्वल टू डेल्टा टू प्लस R2 होना चाहिए, और यहाँ से मैं डेल्टा टू की वैल्यू निकाल सकता हूँ I2 माइनस R2। बिल्कुल ठीक है ना। अब हमने डेल्टा की वैल्यू क्या निकाली थी, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, दोनों का सम कर देंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे डेल्टा वन और डेल्टा टू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चे। ये कितना है, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, इकट्ठा करके लिख लें I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। ये नेट डेविएशन निकल गई है, कोई अलग चीज नहीं है। हाँ जी, किसी को दिक्कत यहाँ तक ठीक है? बिल्कुल। अब ना यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो एंगल्स हैं ये नोन वैल्यूज नहीं है, I1 और I2 तो फिर भी ठीक है, R1 R2 कैसे निकालेंगे, इनको हम नोन वैल्यूज की टर्म्स में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब देखो एक बात देखना जरा, अगर मैं ट्रायंगल पकड़ता हूं OLM, OLM कौन सा है, ये नीचे वाला ट्रायंगल है, इस पे ध्यान देना, ये OLM, इन ट्रायंगल OLM एंगल O प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180। किसी को परेशानी इसमें? ठीक है, चलो इसको थर्ड इक्वेशन वैसे ही मान लिया। अब एक बात बताओ, इन क्वाड्रिलेटरल ALOM, इन क्वाड्रिलेटरल ALOM, ठीक है। अब यहाँ एक बात देखो, ये वाला एंगल कितना हुआ 90, ये वाला एंगल कितना हुआ 90, क्यों, नॉर्मल है, तो एंगल L 90, एंगल M 90 प्लस एंगल A प्लस एंगल O, इन सबका सम कितना होना चाहिए 360। बिल्कुल ठीक है, 90 और 90 180, 180 उधर माइनस हो गया, क्या बना 180, एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180। समझ में आया ये? किसी को इशू? अब एक बात बताओ, ये भी 180 है, ये भी 180 इक्वेट कर सकता हूँ मैं? अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ, एंगल O प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल O से O कट गया तो A की वैल्यू R1 प्लस R2 की टर्म्स में आ गई कि नहीं? किसी को इश्यू? तो एंगल ऑफ प्रिज्म R1 प्लस R2 के इक्वल आ गया, और ये वैल्यू मैं इसके अंदर अगर सब्स्टिट्यूट करूं तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, I1 प्लस I2 माइनस डेल्टा। किसी को दिक्कत बच्चे इसमें? पता चला है आर्यन क्या हुआ, कहाँ पे? अच्छा सॉरी बेटा, सॉरी ए लिखना था, गलती से लिख दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? किसी को दिक्कत? ठीक है, गोविंद क्या हुआ पता नहीं चला बच्चे? ठीक है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ तक ये रिलेशन समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आता होना चाहिए सबको। अब इसके बाद अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चा, साइन आई बाई साइन आर, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंगली साइन आई बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही होता है ना। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं फर्स्ट सरफेस के लिए लूं तो साइन आई वन बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू लिख सकता हूं, है ना। साइन आई वन बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू लिख लेता हूं। और अगर ये एंगल छोटे हैं तो दिस कैन बी रिटर्न एज अप्रोक्सीमेटली आई वन बाय आर वन लिख सकते हैं। साइन आई और साइन आर वन को मैं I1 और R1 के रेशियो के इक्वल भी लिख सकता हूँ। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो I1 की वैल्यू क्या आ गई है, म्यू R1, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं ये I1 की वैल्यू म्यू R1 लिख सकता हूं तो I2 की वैल्यू म्यू R2 लिख सकता हूं। किसी को दिक्कत बचा? लिख सकता हूं ना। अब ये वाली जो वैल्यूज हैं यहां पर इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, तो डेल्टा इज इक्वल टू I1 की जगह म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस है, अगर मैं म्यू कॉमन ले लेता हूं तो R1 प्लस R2 माइनस है। अब R1 प्लस R2 क्या निकला था, ये तो A ही निकला था, तो हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स A माइनस A आ गया कि नहीं, और मैं A कॉमन ले लूं तो म्यू माइनस 1। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म टाइम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1। ये हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला डिराइव हो गया। क्लियर है? ठीक बात है बच्चा। ठीक, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इजी डेरिवेशन है, लेकिन
नोट डाउन करो फटाफट से। कर लिया? अब देखो, अब हमारे पास आता है बच्चा डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला। बेसिकली डेरिवेशन ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, प्रिज्म सेम यही डायग्राम बिल्कुल सेम, सारे वैल्यू सेम, सब कुछ एज इट इज। अब यहां हम पहले क्या मान रहे हैं बच्चा, एट मिनिमम डेविएशन, जहां टॉपिक छोड़ा था ना वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। एट मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन में डेल्टा को हम डेल्टा एम लिख लेते हैं, और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या होती है, I1 और I2 इक्वल रहेंगे। इसको स्टार बना के लिख लो, ये याद होना चाहिए तुम्हें कि अगर हमारे पास मिनिमम डेविएशन है तो I1 और I2 क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सॉर्टेड है? तो अगर ऐसा है तो इसमें हम क्या यूज कैसे किस तरीके से कर रहे हैं, देखो, द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे आर सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए, ये हमने अभी किया था, है ना। अब देखो मैं इसको मैनिपुलेट करके लिख रहा हूं। मैनिपुलेट कैसे, I1 अंडर द रूट का होल स्क्वायर लिख लो, स्क्वायर और रूट कट ही जाने हैं। सिमिलरली I2 अंडर रूट होल स्क्वायर लिख लो, माइनस ए, बिल्कुल ठीक है। अंडर रूट I1 होल स्क्वायर अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 2I1 I2 माइनस 2I1 I2 माइनस ए। क्या किया, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये वाली जो टर्म है इनको हमने प्लस माइनस कर दिया। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग हुआ तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है, इन तीनों वैल्यूज को मिला के ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना के नहीं, है ना। अंडर रूट I1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस मतलब माइनस 2 अंडर रूट I1 I2, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ I1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर बना, और प्लस 2I1 I2 माइनस है। अब देखो डेल्टा की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब अंडर रूट ऑफ I1 I2 की वैल्यू मिनिमम होगी और जो कि 0 होती है ना। क्योंकि देखो बाकी सारी जो वैल्यूज हैं ये प्लस में है, ये ए है, इनको चेंज ही नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट वैल्यू है। सिर्फ इसकी वैल्यू अगर मिनिमम होगी, और इसकी वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, 0, नेगेटिव में जा ही नहीं सकती स्क्वायर की। और वो 0 कब होगी, जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे। और ये दोनों वैल्यूज कब इक्वल होंगे, जब I1 और I2 इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो उस वक्त हम क्या कहते हैं, इन द मिनिमम डेविएशन I1 and I2 is equal to I, if I1 is equal to I2, R1 is equal to R2 is equal to R, let us say R plus R A, R की वैल्यू आ गई A by 2, तो डेल्टा M क्या आ गया, I plus I minus A या 2I minus A, और डेल्टा M is equal to 2I minus A, I is equal to डेल्टा M plus A by 2। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में लिखेंगे तो म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ आई की वैल्यू डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 और साइन ऑफ आर की वैल्यू ए बाई 2। ये हमारे पास प्रिज्म फॉर्मूला आ गया, इसको कहते हैं बच्चा प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, और ये मिनिमम डेविएशन के फंडे को यूज करके हमने डिराइव किया। क्लियर बात है, पक्का? तो ये जो है, दिस डेरिवेशन थ्रू अ प्रिज्म इज मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90। ठीक है, यही डेविएशन मिनिमम कब है, जब I1 और I2 इक्वल है, और यही डेविएशन मैक्सिमम कब होगी, जब I1 90 डिग्री पे आएगा, नॉर्मल का क्रॉस स्ट्राइक करेगा। तो डेल्टा एम एक्स इज इक्वल टू 90 प्लस I2 माइनस। बिल्कुल सीधी, यहाँ से अंदर तो एंटर तो सीधी कर जाएगी, पर यहाँ आके तो किसी पॉइंट पे डेविएट होगी ही ना, जिस भी तरीके से होगी, तो वो मैक्सिमम डेविएशन आएगी फिर उसकी। ठीक बात है, क्लियर? चलो अब एक काम करते हैं बच्चे, कुछ ना न्यूमेरिकल्स करते हैं, जो मतलब मेरे को लगता है कि हाँ इस टाइप के न्यूमेरिकल तुम्हें आ जाएंगे तो कंसेप्ट पकड़ते चलेंगे। ठीक है, हमारे पास रे ऑप्टिक्स खत्म हो चुका है, इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शुरू होता है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को ट्राई करेंगे। ठीक है, देखो बच्चे, करो अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन रीड करके बता रहा हूँ, और साथ के साथ में फटाफट से ट्राई करेंगे। वन फेस ऑफ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड एंगल 75 डिग्री is covered with liquid of refractive index 3√2/4. What should be the angle of incidence of light on the clear face of prism for which the light is just totally reflected at the liquid covered face? क्वेश्चन समझ में आया किसी को? क्वेश्चन फिर से पढ़ो साथ में। अब प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एक प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है म्यू 1.5, एंगल है 75 डिग्री, मतलब ए की वैल्यू 75 आ गई, is covered with liquid of refractive index 3√2/4। क्या किया है, उसका एक फेस, वन फेस, मतलब अगर मेरे पास ये प्रिज्म है तो उसका एक फेस, इस तरफ वाले पे सारे पे पानी है, इस तरफ पानी नहीं है। अब यहां से लाइट अंदर एंटर करती है, जैसे यही वाला केस लगा लो, इसी के अंदर हमारे पास क्या है,
सेम डायग्राम बिल्कुल, बस फर्क क्या आ गया अब इसमें, डायग्राम के अंदर दूसरा जो फेस है, कोई एक फेस है उसकी तरफ लिक्विड है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है कि वन फेस ऑफ द प्रिज्म इज कवर्ड विद लिक्विड। तो यहाँ पे मान लो ऐसे पानी भरा पड़ा है सारे में, अब पानी कहना गलत है, लिक्विड है जो भी होगा उसके अंदर है ये, ठीक है, कोई लिक्विड है, इस साइड में सारा है। ये बात समझ में आई है। अब अगर ऐसा है तो यहां से लाइट अंदर एंटर करी, किसी एंगल पे करेगी, यहां से जाएगी बाहर निकल जाएगी। लेकिन अगर ये डेंसर टू रेयर आ रही है और हमें बोला गया है कि भाई TIR कराना है, तो क्या होना चाहिए, जो लाइट बाहर निकली है ये बाहर ना निकल के ये पूरी पूरी सरफेस पे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी कि नहीं, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बन जाएगा। यही होता है TIR का फिनोमेना। क्वेश्चन समझ में आया। देखो क्वेश्चन अपने आप में पूरे 2-3 कंसेप्ट ले आया तुम्हारे लिए। पहला क्या है, तुम्हें TIR पता होना चाहिए। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब पहली बार तो डेंसर टू रेयर जा रहा होता है। तो ये भी क्लियर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो उसका कम होना चाहिए, तभी TIR होगा। दूसरा, TIR के अंदर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, 90 डिग्री हो जाता है। अब हमें इन्होंने यही बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें प्रिज्म का, तो चलो ये क्या गिवन है, इज कवर्ड विद द लिक्विड, लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है p√2/4। हमें प्रिज्म का भी गिवन है, लिक्विड का भी गिवन है। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द लाइट ऑन द क्लियर फेस, तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे फाइंड करना है। अब कैसे करोगे तुम्हें, हाँ जी, हाँ I2 की वैल्यू तो 90 डल गई है ना, और R1 और R2, I1 I2 A के साथ रिलेट करते हैं, है ना। डायग्राम ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा था मैं। इस डायग्राम के अंदर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3√2/4, इसका हमारे पास 1.5 गिवन है। यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे निकालना है, इधर का जो I2 की वैल्यू है 90 निकलेगी। क्वेश्चन में गिवन है कि TIR हो रहा है, ये बात ठीक है। अब R2 अगर हमारे पास 90 है, A इज इक्वल टू R1 प्लस I2 होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू R1, है ना, यही रहेगा हमारे पास। एंगल जो सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म जो हमारे पास आएगा वो क्या निकलेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 75 डिग्री। R1 प्लस ये I2 नहीं होता है हमारे पास, क्या होता है R2 होता है ना, ये क्या होता है R2। डन है। एक तो हमारे को ये पता है कि जो एंगल आएगा एंगल ऑफ प्रिज्म इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, हमने अभी डिराइव किया था। अब एक बात बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या रहता है ग्लास टू वाटर के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, या लिक्विड कह लो उसे, दोनों को डिवाइड किया तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 आ गया। अब मैंने रिलेटिव क्यों निकाला है, देखो बच्चे, अगर मैं सिर्फ प्रिज्म एयर टू प्रिज्म या प्रिज्म टू एयर बात करता तो सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काम आ जाता फॉर्मूला में, लेकिन यहां से यहां निकलते हुए इन दोनों का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा कि नहीं। तो यहाँ के लिए हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या आ गई है, √2। अब क्यों निकाला, क्योंकि मुझे एक चीज पता है, अगर मैं इस एंगल की बात करना चाहता हूँ, ये एंगल कौन सा एंगल है, जो डेंसर मीडियम के अंदर बन रहा है, और डेंसर मीडियम के अंदर जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, वो अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा तो ही TIR हो सकता है, पता है ये। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्रिटिकल एंगल होगा तो ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होगा, TIR होगा। तो और ये यानी कि हमारे पास क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, और अगर ये क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, हमारे पास एक फॉर्मूला क्या क्रिटिकल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, 1/μ इज इक्वल टू sin c, रिलेट कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो निकाल दिया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का √2, तो sin c इज इक्वल टू 1/μ, और 1/√2, यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई 45, I2 निकल गया 45, है ना। अब मैं एक बात बताता हूँ, ऊपर मैंने R2 क्यों लिख दिया था, एक्चुअल में यहाँ ध्यान से देखो, मैंने I2 इसका नाम रखा हुआ, वो कि भाई हम बार बार उसको बोले R2 लिखते आए थे, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इसमें यहाँ पे वापस से R2 ही चेंज कर रहा हूँ, पता चल गया ना, तो कंफ्यूज मत होना। R2 और I2 सिर्फ नाम के ऊपर है, जो मैं शुरू में ही बोल रहा था कि ऐसा नहीं होता है कि कुछ फिक्स है, वो तो हमने नाम रखे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, I2 जो हमारा R2 निकल गया 45 डिग्री, R2 नहीं सॉरी, अभी टोटल मतलब क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री आ गया, तो हमारे पास I2 प्लस R2, R1 प्लस R2 जो था, R1 प्लस R2 75 डिग्री की इक्वल था, R2 हमारा 45 निकल गया, तो R1 कितना निकलेगा 30 डिग्री। अब अगर यहाँ पर R1 30 डिग्री निकल गया है और एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, तो sin I by sin R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, है ना, ये बात समझ में आई है। तो sin I by sin R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के लिए रख लो,
म्यू इज इक्वल टू साइन i1 बाई साइन r1, साइन i1 इज इक्वल टू म्यू टाइम साइन r2, दैट इज 3/2 ऑफ साइन 30, काटा पीटी करी 3/4, आई निकल गया साइन इनवर्स ऑफ 3/4। क्लियर है? ये इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बच्चे सबको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ये जितने भी इसके अंदर हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं, हर न्यूमेरिकल को हर बच्चा अटेम्प्ट करेगा। डन। बाकी फिर डाउट्स के साथ मिलेंगे।